हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज हम आपके सामने एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट में जो स्टूडेंट की स्पीच हुई है और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो स्टूडेंट की स्पीच हुई है, तो दोनों में कौन सा ज़्यादा दमदार है। मीन्स के कंपैरिजन करेंगे हम दोनों स्टूडेंट्स को कि इंडियन के स्टूडेंट्स में कितना स्पार्क है और पाकिस्तानी के पार्लियामेंट में तो वैसे भी गर्मा गर्मी और स्पार्क हमें नजर आता ही रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स का जो है ना, आज वो हम देखेंगे कि बच्चों में कितना वो जोशीलापन है। मैं तो खत्म बगैर वेस्टिंग टाइम चलते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आप क्या नहीं साहिबा, सीमाब क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी। मेरा नाम सीमाब कियानी है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तालिबात इस्लामाबाद से है। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और तालिबे इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है चाइल्ड राइट्स, यानी अगर बच्चों के बुनियादी हकूक के बारे में बात की जाए तो बच्चों का सबसे पहला और बुनियादी हक तालीम है। जी हाँ, तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम ही है जिसकी अहमियत से कौन वाकिफ नहीं, और ये तालीम दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम है। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया, और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है। और हमारा आईने पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और इस बारे में हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि तालीम की बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क को मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब स्पीकर, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और गाजी अल-बिरूनी बनते हैं तो फिर अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद अली जिन्ना बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार और फनकार बनते हैं तो फिर सुल्तानुल कसीमी से लेकर अनवर मकसूद की सूरत में अमन का पैगाम देकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है, ईसा का लहू, इल्म से यारा हो गहवारा हो अंजामो नमो। इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबाओ को सैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालिब को तलबते ही सिला देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं, बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रख सकें और जहां इस्लामी तशख्खुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद के पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर
जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई नस्बुल ऐन है, कोई मकसद हयात है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है। वाह यार, बहुत कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। अब ये इंडियन का महल होने लगा है, लेकिन तुम इससे पहले मुझे बताओ कि कैसी लगी तुम्हें ये स्पीच यार यार? बहुत आउटस्टैंडिंग लड़की ने उसके अंदर जो दमदार speech वो हाँ। कह लो कि एनर्जी बाहर आ रही थी ना, एनर्जी और नॉलेज, मतलब इतने बच्चे का इन चीजों को याद रख पाना और बहुत- इतने लहजे के साथ कहना। और ये इसकी जो एज होगी मुझे नहीं लगता कि 10-12 साल से ज्यादा हो, मिनिमम 10-12 साल होगी, हाँ। लेकिन फिर भी जितनी उसने बेहतरीन तरीके से एनर्जेटिक वे IQ लेवल में बहुत जबरदस्त बहुत तरीके से जबरदस्त। स्पीच की है। अभी हम देखते हैं कि इंडियन जो इंडियन का जो है वो- स्टूडेंट हैं, बेसिकली स्टूडेंट ही हैं जिन जो पार्लियामेंट में स्पीच करें, तो इंडियन स्टूडेंट का क्या मतलब, यानी कि स्पीच का टेम्परामेंट है और क्या मतलब, अंदाज है। एक तो होगा टेम्परामेंट और दूसरा होगा कि मतलब ना उसने अपनी बात उसकी में बेसिकली कितना मतलब वो बात का मीनिंगफुल कितनी है। तो चलो इसमें भी एंड में हम बात करेंगे दोनों का कंपैरिजन करके कि कौन सी हमें ज्यादा अच्छी लगी। डाली हो। यूथ पार्लियामेंट के राष्ट्रीय विजेता इन्हीं युवाओं की आवाजें हैं। आज ये अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है महाराष्ट्र से श्वेता उमरे। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूं जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself? The second aspect is how do we connect India to other countries globally? So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally.
India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter-India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this I end my say. जय हिंद. जबरदस्त भाईजान. मुझे ना इसमें एक चीज जो सबसे पहले कहनी है ना, वो ये है कि जौन सी ये स्पीच ना स्टूडेंट ने दी है, इंडियन स्टूडेंट ने, बड़ी जबरदस्त बहुत और ना outclass आउट क्लास थी. और ओवरऑल उसने ना इंटरनेशनली, नेशनली और ग्लोबली हर चीज को कवर अप किया है. ये सबसे अच्छी चीज. हाँ, सबसे अच्छी चीज है. जौन सा पाकिस्तानी थी ना, उसकी भी स्पीच कोई माठी नहीं थी, उसकी स्पीच बहुत अच्छी थी. बट उसमें ना ये था कि उसने इंटरनल इश्यूज जो कंट्री के हैं, जैसे कि उसने बताया कि 2 करोड़ बच्चे जौन से हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे. उसके अलावा उसने बहुत सारी और मिसालें दी. हमारी तो जो पाकिस्तान की स्पीच थी वो लिटरेसी जो रेट था उसके अकॉर्डिंगली थी कि ये ग्लोबली इंडिया बेसिकली इंडिया क्योंकि अब डेवलप्ड कंट्री है, तो ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ इंडिया, मतलब ग्लोबल लेवल पे सोचते हैं कि अभी हमारे बाकी कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन होने चाहिए, इसके ऊपर ये कुछ ज्यादा फोकस थी. तो दोनों की स्पीच बहुत दमदार थी, बड़ा जबरदस्त लगा. लेकिन अगर मुझे विजडम में कुछ नंबर्स देने होंगे ना, तो जौन सी इंडियन ये स्टूडेंट थी, इसके हैं 9 आउट ऑफ 10. और अगर मुझे एनर्जी में देने होंगे तो इसके हैं 8 आउट ऑफ 10. और अगर पाकिस्तानी की बात करूं तो उसके एनर्जी में थे 10 आउट ऑफ 10, और विजडम में आप यूं कह लें कि उसके 8 आउट ऑफ 10 थे, क्योंकि उसकी स्पीच जो सी इंटरनल इश्यूज भी थी और सिंगुलर मेखल स्टडी के ऊपर ही उसने ज्यादा बात की. और भी काफी सारे इश्यूज थे जिसके ऊपर बात की जा सकती थी. और ये मेरे लिहाज से काफी अच्छा टॉपिक जो पाकिस्तान ने भी वो पिक किया था, काफी अच्छा. क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में हम देखा जाए तो लिटरेसी रेट की बहुत कमी है और काफी सारे. अच्छा, लिटरेसी रेट इस तरह है ना कि जोन से मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे कि अपना हो गया लाहौर, कराची, फैसलाबाद, जितने भी बड़े सिटीज हैं, वहां पे तो एजुकेशन का मसला नहीं है, भले गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो. लेकिन जब बात आती है ना छोटे डिस्ट्रिक्ट या छोटे शहरों की, हाँ, नॉर्दर्न पाकिस्तान, वहां पे तो ठीक है. अब नॉर्थ नॉर्थ का अगर कंपैरिजन करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो देख लें आपके सामने कि हमारा नॉर्थ में तकरीबन कोई है ही. लेकिन साउथ के अंदर एजुकेशन डेफिनेटली थोड़ी कम है, मल्टीपल रीजंस की वजह से. जाहिर बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स भी कुछ इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से उधर एजुकेशन थोड़ी लेट पहुंचती है. ओवरऑल जो मुझे पाकिस्तानी बच्चे ने बात की थी ना, उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि उसने लिटरेसी को ज्यादा फोकस किया बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि वो उसका कोर फोर्टे था ना, पर्पस ही वही. हाँ, कोर पर्पस उससे थी. तो इंडिया में भी लिटरेसी रेट काफी अच्छा है और ग्रोइंग इंडिया है. तो ये दोनों स्पीचेस को हम देखें तो हमें नजर आता है कि इंडिया अपना डेवलप्ड काइंड ऑफ टॉक्स कर रहा है. तो वो पाकिस्तान अभी तरह से स्पीच लेगा, ये स्पीच भी तकरीबन उसी तरह से लेके. तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. आपका इसके बारे में क्या रिव्यू है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.